हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान के जनरल साइंस के 25 सवाल ठीक उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आपके एग्जाम में अभी ग्रुप डी में सवाल पूछे जा रहे हैं। वैसे देखिए, कोई भी ऐसा टाइप नहीं है, कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जो मैंने आपको नहीं करवाया हुआ है। चाहे वो पिक्चर दे करके सवाल पूछने वाला हो, चाहे वो मोर देन वन करेक्ट आंसर हो, चाहे वो मैट्रिक्स टाइप हो, मैच द कॉलम हो, हर तरह के सवाल जो है मैंने आपको करवाए हुए हैं। और सवाल चाहे जैसा भी आए घुमा फिरा करके, सारे जो सवाल आपके पूछे जा रहे हैं वो 9th और 10th से ही पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने 9th और 10th अच्छे से कवर किया हुआ है, समझ करके कवर किया हुआ है, तो सवाल चाहे जैसे भी घुमा दे, सवाल आपसे बनने चाहिए। और अगर आपसे सवाल नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने सही से तैयारी नहीं की हुई है। और मैंने 9th 10th बहुत ही अच्छे से कवर करवाया हुआ है। पूरा NCERT का चप्पा चप्पा मैंने आपको करवाया हुआ है। तो अगर आपने NCERT को अच्छे से कवर किया हुआ है, जो भी मैं वीडियो करवाता था ग्रुप डी के लिए, अगर आपने उसको अच्छे से देखा हुआ है, तो सवाल आपसे बनने चाहिए, चाहे वो जैसे भी घुमा दे। और जब मैं आपको करवाता था ना, जैसे कि असर्शन रीजन, तो आप में से कुछ है कि जो कमेंट्स करते थे कि सर पैटर्न पर आइए, पैटर्न पर आइए, इधर उधर मत भटकिए, पैटर्न पर आइए। अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, असर्शन रीजन से भी सवाल पूछा जा रहा है। तो इसीलिए सवाल जो है आपको हर तरह के करने चाहिए, हर टाइप के, हर पैटर्न पर करने चाहिए। आपको पैटर्न से मतलब कम होना चाहिए, इससे मतलब होना चाहिए कि जो सवाल पूछा जा रहा है मेरे से बन रहा है या नहीं बन रहा है। चाहे सवाल पिक्चर दे करके हो, चाहे सवाल असर्शन रीजन का हो, चाहे मैट्रिक्स टाइप का हो, किसी भी टाइप का हो, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो सवाल आपसे बनने चाहिए। और सारे सवाल मैंने देखा है कि 9th और 10th से ही पूछे जा रहे हैं। जो भी मुझे पता पड़ा है, जो भी मुझे पता लगा है, सारे 9th और 10th के ही हैं। इसके बावजूद भी अगर आपसे नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि आपने तैयारी ढंग से नहीं की है। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि 25 में से 25 सवाल जो है आपसे घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है। ऐसा भी नहीं है। इस 25 में से ना 7-8 प्रश्न ही ऐसे हैं, 7-8 प्रश्न ही ऐसे हैं जो आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या फिर इनकरेक्ट या फिर असर्शन रीजन पिक्चर दे करके इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 25 के 25 सवाल जो है घुमा फिरा करके आपसे आ रहे हैं। आप में से कुछ ने कहा था कि वन लाइनर टाइप के सवाल नहीं आ रहे हैं, तो आप गलत हैं। वन लाइनर टाइप के ही मैक्सिमम सवाल आ रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं जो थोड़े घुमा करके आ रहे हैं। तो इसीलिए आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए कि बहुत ही हार्ड सवाल आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल सवाल आ रहा है। जो भी सवाल आ रहा है 9th और 10th से आ रहा है। अगर आपने NCERT प्लेलिस्ट को देखा हुआ है, जो मैं वीडियो करवाता था ग्रुप डी के लिए, अगर आपने उसको देखा हुआ है, तो सवाल आपसे बनने चाहिए। और इस वीडियो में जो भी आप सवाल करने वाले हो, हर एक सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जाएंगे ही, आप देख लेना। आप एनालिसिस देखते रहना, आपको समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे अभी भी कमेंट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन करवा दीजिए, केमिकल रिएक्शन करवा दीजिए, उससे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। देखो, एग्जाम के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने ये 3 वीडियोस डाले थे केमिकल रिएक्शन के ऊपर। इसमें क्लास 10th के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं चैप्टर्स के अंदर, उन सारे को मैंने कवर करवा दिया हुआ इन 3 पार्ट्स में। और इन 3 पार्ट से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखो, मैंने लिखा हुआ है, परीक्षा से पहले ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं रट लो। और जिसने भी रटा होगा, जिसने भी समझा होगा, पढ़ा होगा, वो सवालों का आंसर दे करके आएंगे। उसके बाद NCERT प्लेलिस्ट में मैंने ये चैप्टर करवाया हुआ है। तो ये जो है ना, ये एक चैप्टर है क्लास 10th का। क्लास 10th के अंदर केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया। इस वाले वीडियो में इसी चैप्टर को मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, केवल इसी चैप्टर को मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। लेकिन इस 3 वीडियो के अंदर जो है मैंने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करवाया हुआ है, जिसमें भी केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं। तो अगर आप इन सारे वीडियोज़ को कवर कर लेते हो तो सवाल आपसे नहीं छूटेगा। अब आते हैं हम लोग आज के 25 सवालों के ऊपर और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दिए गए कार्बनिक यौगिक को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनें। ये एक कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है, इसको देखते हुए आपको इन 4 में से सही विकल्प चूज करना है। इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन है, क्या इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन है, क्या इसमें क्रियात्मक समूह एल्कोहल है, या फिर जो भी क्रियात्मक समूह है इसमें, उससे बनने वाले यौगिक का सामान्य सूत्र ये होता है, क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप। और इस क्रियात्मक समूह वाले यौगिक के परिवार का पहला सदस्य एसीटोन है। कौन है इसमें से सही विकल्प? ये देखो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, तो RC डबल बॉन्ड O R, ये क्या है? ये कीटोन है। इसको आप ध्यान से देखो, इसको आप ध्यान से देखो तो C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर है R, यहाँ पर भी है R, मतलब यहाँ पर भी कोई एल्काइल ग्रुप होगा या फिर एराइल ग्रुप होगा, यहाँ पर भी कोई एल्काइल ग्रुप होगा या फिर एराइल ग्रुप होगा, तो हम इसको कीटोन बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या करो, इन दोनों R में से एक R के स्थान पर H डाल दो, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, H डाल दिया। तो अब देखो ये एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड CHO। तो यहाँ पर भी देखो ये है एल्डिहाइड
CHO, ये क्या है? एल्डिहाइड है। तो इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन है, ये कहना गलत हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O, ये R तो है लेकिन ये H है। ये हमारा एल्काइल ग्रुप तो है लेकिन ये H है। अगर यहाँ पर भी R होता, कोई एल्काइल ग्रुप होता, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया, तो कीटोन हो जाता। क्योंकि यहाँ पर H है तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्कोहल भी नहीं है, एल्कोहल वाले में OH होता है। इसके क्रियात्मक समूह वाले यौगिक का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। तो जो एल्डिहाइड होते हैं ना, इसका सामान्य सूत्र जो होता है ये CnH2nO होता है। ये आप याद रखिएगा। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है, या फिर इसी को मेथेनल बोलते हैं, मेथेनल। एल्डिहाइड अगर कोई है, कोई यौगिक जो एल्डिहाइड परिवार का है, उसके IUPAC नाम के अंत में आपको Al दिखेगा, Al। जैसे एल्कोहल के नाम में OL दिखता है, कीटोन के नाम में ओन दिखता है, ऐसे यहाँ पर Al दिखेगा, अल दिखेगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी देखो CnH2nO पर है। आप N की जगह पर 1 डालो तो ये C हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, ये O हो जाएगा। इसी को हम ऐसे लिखेंगे HCHO, तो ये हमको मिल जाएगा। तो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्रियात्मक समूह वाले यौगिक के परिवार का पहला सदस्य एसीटोन है। देखो एसीटोन जो है ये पहला सदस्य है कीटोन का। जो कीटोन फैमिली है उसका ये पहला सदस्य है। एसीटोन जो है ये सामान्य नाम है। इसका जो IUPAC नाम होता है ये प्रोपेनोन होता है, प्रोपेनोन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कीटोन फैमिली का पहला मेंबर प्रोपेनोन होता है, और एल्डिहाइड फैमिली का पहला मेंबर ये होता है, मेथेनल होता है या फिर फॉर्मल्डिहाइड होता है, और कीटोन का प्रोपेनोन होता है। प्रोपेनोन का फॉर्मूला CH3 डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पर अगर मैं H लगा दूँ तो एल्डिहाइड हो जाएगा, तो हम H लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पर हम CH3 लगाएंगे। यही है प्रोपेनोन। ये आपका है R डबल बॉन्ड O R, ये कीटोन और ये है प्रोपेनोन। तो आंसर हमारे यहाँ पर C हो जाएगा। एक ग्रंथि W मानव शरीर में आमाशय के ठीक नीचे स्थित है। ग्रंथि W X हार्मोन स्रावित करती है। हार्मोन X की कमी से शरीर में बीमारी वायु उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण रक्त में शर्करा का स्तर अधिक हो जाता है। यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज है ये हाई हो जाता है जब बीमारी वाई हो जाती है। और ये होती क्यों है बीमारी वाई? एक्स हार्मोन की कमी से। ये एक्स हार्मोन जो है बनाती कहाँ से स्रावित होती है? W ग्लैंड से, W ग्रंथि से, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित है। अब जिस व्यक्ति के अंदर जो है ब्लड ग्लूकोज हाई हो जाता है उसे जड कहा जाता है। ब्लड ग्लूकोज जिस व्यक्ति के अंदर हाई हो जाता है उसे जड कहा जाता है। तो उपर्युक्त कथनों के अनुसार ये सारे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इनके अनुसार गलत विकल्प जो है चूज करना है। ब्लड ग्लूकोज जो है ये हाई हो जाएगा कब? जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए। देखिए हर सवाल को पहले आप खुद से बनाइए, वीडियो पॉज करके देखिए आपसे बनता है कि नहीं। इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित की जाती है? इंसुलिन हार्मोन जो है, सॉरी ये तो बीमारी है ना, ये तो बीमारी है। हार्मोन हमारा एक्स है। जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, और ये इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित की जाती है? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज ही वो ग्लैंड है जो हमारे अमाशय के स्टमक के ठीक नीचे है। और अगर इंसुलिन की जो है कमी हो जाए तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। और जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है उसे हम लोग डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं, या फिर डायबिटिक पर्सन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो जो W है ये अग्नाशय है, ये तो सही है। जो X है ये ग्लूकागन है। देखिए अग्नाशय के द्वारा ही ग्लूकागन को स्रावित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर X जो है हमारा ये इंसुलिन है, ना कि ग्लूकागन है। तो ये गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। Y हमारा डायबिटीज है और Z हमारा डायबिटिक व्यक्ति है। यहाँ पर अब देखो ये अमाशय है, अमाशय के ठीक नीचे जो है ये है हमारा अग्नाशय। दिए गए चित्र में चुंबक के ध्रुवों के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। इनमें से कौन राइट ऑप्शन है? जो ये मैग्नेट्स दिए हुए हैं इनके पोल से रिलेटेड। P के बारे में कहा है कि ये दक्षिणी ध्रुव है यानी कि साउथ पोल है। Q के बारे में कहा है कि ये उत्तरी ध्रुव है यानी कि नॉर्थ पोल है। R के बारे में कहा है कि ये साउथ पोल है। फिर S के बारे में कहा है कि ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर देखो ये एक बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है। और ये चीज़ जो है मैंने आपसे कई बार कहा हुआ है कि जो बार मैग्नेट्स होते हैं उनके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है वो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाकर के एंटर करती है। वो निकलती नॉर्थ से है, N से निकलना, N से नॉर्थ पोल,
N से निकलती है और साउथ पोल में जाकर के एंटर करती है। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एरो जो है ऐसे होगा, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। देखो P से जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो जो P है हमारा ये नॉर्थ पोल है। Q में जाकर के एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये जो है हमारा साउथ पोल है। R से देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो ये हमारा नॉर्थ पोल है। S में जाकर के एंटर कर रही है, तो ये हमारा साउथ पोल है। अब देखो P के बारे में कहा गया कि दक्षिणी ध्रुव है, तो आंसर ये नहीं होगा। Q के बारे में कहा गया है यहाँ पर कि उत्तरी ध्रुव है, लेकिन ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, तो ये भी आंसर नहीं है। R के बारे में कहा गया है कि दक्षिणी ध्रुव है, R जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, तो ये भी आंसर नहीं है। S के बारे में कहा गया है कि ये दक्षिणी ध्रुव है, तो ये दक्षिणी ध्रुव है, तो D हमारा यहाँ पर राइट आंसर। एक तत्व X की परमाणु संख्या 11 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। एक तत्व X है जिसकी परमाणु संख्या जो है ये 11 है, ये कौन सा तत्व है आप बता सकते हो। परमाणु संख्या 11 जो है ये सोडियम है, ये सोडियम है। सोडियम जो है समूह संख्या 1 का तत्व है, 1 की धातु है। याद रखिएगा, समूह संख्या 1 की जो धातु होती है, अगर हम उसका ऑक्साइड बनाएं तो हमें मिलेगा ऑक्साइड M2। ये M क्या है, ये M जो है ये मेटल है, ये धातु है जो समूह संख्या 1 की है। तो समूह संख्या 1 के अंदर कोई भी धातु है, अगर हम उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखें तो M2O आएगा, M2O। वहीं मान लो अगर धातु जो है समूह संख्या 2 की है, अगर हम इसका ऑक्साइड लिखें तो वो MO आएगा। M यहाँ मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है। यहाँ पर ग्रुप 2 की धातु है M, यहाँ पर ग्रुप 1 की धातु है M। मैंने ये जनरलाइज कर दिया है MO। जैसे कि मैग्नीशियम धातु है जो कि समूह संख्या 2 की धातु है, इसका हम ऑक्साइड लिखें तो MgO आएगा। कैल्शियम है जो कि समूह संख्या 2 की धातु है, उसका हम ऑक्साइड लिखें तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो समूह संख्या 1 की धातु लिथियम है, उसका हम ऑक्साइड लिखें तो Li2O आएगा। अगर हम सोडियम का लिखें तो N2O आएगा। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वैसे आप लिख भी सकते हो फॉर्मूला, अगर आपको आता है फॉर्मूला लिखने, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो आपको करवाया हुआ है। तो ये M2O हो जाएगा समूह संख्या 1 के धातु के ऑक्साइड के लिए, और ये MO हो जाएगा समूह संख्या 2 के धातु के ऑक्साइड के लिए। हमारे केस में देखो परमाणु संख्या 11 है जो कि समूह संख्या 1 की धातु है, तो उसका ऑक्साइड बनेगा X2O, क्योंकि हमें यहाँ पर M नहीं X दिया हुआ है, X2O। और ये जो X2O है एक्चुअल में ये N2O है, तो X2O हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आंसर हमारा सही होता अगर समूह संख्या 2 की धातु होती तो। दिए गए विद्युत परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब जो भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया गया है हमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखो साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये दोनों जो है आपस में श्रेणी क्रम में है, और इन दोनों के साथ जो है ये 30 ओम पैरेलल में है। ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है और इन दोनों के साथ क्या है ये पैरेलल में है। तो अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इसका समतुल्य क्या होगा, इसका समतुल्य हो जाएगा 50 ओम और 10 ओम 60 ओम। तो इन दोनों का जो टोटल आया ये 60 ओम आया, और इसके साथ जो है ये 30 ओम समानांतर क्रम में है। ये हमारा यहाँ पर एम्पियर है। ये कुछ ऐसा बना। इन दोनों को ऐड करने के बाद अब ये दोनों समानांतर क्रम में है, तो हम कैसे लिखेंगे, अगर R1 R2 समानांतर में है तो समतुल्य हो जाएगा R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ पर 60 गुने में 30 और बट्टे में क्या हो जाएगा 60 प्लस 30, तो ऊपर हो जाएगा 1800 और नीचे हो जाएगा 90, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और यहाँ पर 20 हो जाएगा। 20 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी सवाल में मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। मान लो 6 वोल्ट मैं ले लेता हूँ, 6 वोल्ट मैंने ले लिया, और मैं आपसे पूछूँ यहाँ पर किस एम्पियर से करंट कितना फ्लो होगा, तो क्या बता दोगे। इस एम्पियर से करंट जो है कितना फ्लो होगा, तो क्या आप इसका आंसर बता दोगे। कैसे निकालोगे, हमें करंट चाहिए ना, तो V इज इक्वल टू आई इंटू में R, I बराबर हो जाएगा V बट्टे में R। अब क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस तो है नहीं, कई सारे रेजिस्टेंस हैं, तो हम यहाँ पर R इक्विवेलेंट लिखेंगे। V का मान देखो यहाँ पर 6 है, और जो R हमारे पास निकल कर आया है वो 20 ओम है, तो यहाँ पर हम 20 डालेंगे, तो ये 3 बट्टे में 10 हो जाएगा, यानी कि 0.3 एम्पियर। यहाँ से जो करंट निकलेगा ना इसमें जाएगा, तो ये 0.3 एम्पियर का होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा 6 वोल्ट है,
ये जो करंट हमारा निकल करके आया यहाँ पर, ये 0.3 एम्पियर आया, यानी कि यहाँ तक जो है करंट 0.3 एम्पियर है। अब यहाँ के बाद क्या है कि कुछ करंट जो है ये इसमें चला जाएगा और कुछ इसमें चला जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, तो आप कैसे निकालोगे? फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे V इज टू आई इंटू में आर, आई बराबर V बट्टे में आर। तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे I बराबर V बट्टे में आर, यहाँ पर भी हम लगाएंगे I बराबर V बट्टे में आर, I बराबर V बट्टे में आर। अब यहाँ पर देखो R तो हमें यहाँ पे पता है कि 30 ओम है, V कितना हो जाएगा इस 30 ओम वाले के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना हो जाएगा। तो देखो ये दोनों जो है समानांतर में है, ये दोनों जो है समानांतर में है, ये दोनों का मतलब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है और ये जो हमारे पास है रजिस्टर, ये आपस में समानांतर है। इस बैटरी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो समानांतर क्रम में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो समान होता है। तो इसके लिए भी 6 वोल्ट और इस दोनों के लिए भी 6 वोल्ट, याद रखिएगा इस दोनों के लिए 6 वोल्ट है। फिर ये 6 वोल्ट जो है इन दोनों में बट जाएगा, ये दोनों के लिए मैं यहाँ पर 6 वोल्ट लिख रहा हूँ और इस 30 ओम वाले के लिए अकेले 6 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारा जो ये V है यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 1 बट्टे में क्या हो जाएगा 5, 1 बट्टे में 5 यानी कि 0.2 एम्पियर। तो इस 0.3 एम्पियर में से 0.2 एम्पियर जो है इधर की ओर चला जाएगा करंट। बचा कितना 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर बचा। तो ये 0.1 एम्पियर इस 10 ओम वाले में जाएगा और यही 0.1 एम्पियर इस वाले 50 ओम में भी जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में श्रेणी क्रम में है। तो हमने सारे में करंट निकाल लिए, यहाँ पर 0.1 एम्पियर, यहाँ पर भी 0.1 एम्पियर, यहाँ पर 0.2 एम्पियर। फिर ये करंट जो है यहाँ से चल करके जब करंट आएगा तो यहाँ पर वापस से 0.3 एम्पियर हो जाएगा। अब ये 6 वोल्ट जो है ये कितने कितने में बटेगा ये भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर V बराबर I इंटू में R लिख लो। I का मान जो है 0.1 एम्पियर, जो हमारे पास R है वो 10 है, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी V इज इक्वल टू I इंटू में R हो जाएगा। जो I है वो 0.1 एम्पियर है, जो R है वो 50 ओम है, तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट हो जाएगा। तो देखो ये 5 वोल्ट और ये 1 वोल्ट, 6 वोल्ट आ गया ना, टोटल 6 वोल्ट आ गया। दोनों को कितना मिला था, मिला करके 6 वोल्ट मिला था। 6 वोल्ट में से ये बट गया 1 वोल्ट और 5 वोल्ट में 1 वोल्ट इसके पास जाएगा, 5 वोल्ट इसके पास जाएगा। तो ऐसे आप जो है निकाल सकते हो। हमारा जो यहाँ पर सवाल था सिर्फ इतना था कि कुल प्रतिरोध कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो ये 20 ओम हमारा राइट आंसर निकल करके आया। बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध यानी कि समतुल्य प्रतिरोध बताना है। ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है। तो जिस भी पॉइंट के बीच पूछे ना उसको आप बैटरी से कनेक्ट कर दो। ये कनेक्शन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो पिक्चर है हमें साफ साफ दिखे कि कौन समानांतर में है, कौन श्रेणी क्रम में है, इसीलिए हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब देखो ध्यान से, साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये 10 ओम आपस में समानांतर क्रम में है। तो देखिए मान लो R ओम के 2 प्रतिरोध है आपस में समानांतर क्रम में है, तो समतुल्य उसका R/2 आएगा। मान लो 3 होता R तो R/3 होता। मान लो n प्रतिरोध होता है R ऐसे n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स तो R/n होता। ये बात आप जानते होंगे। तो ये जो 10 ओम है आपस में क्या है, समानांतर क्रम में है इस 5 ओम वाले के साथ। ये 5 ओम है तो 10 का समतुल्य क्या हो जाएगा, अगर समानांतर में है तो 5 हो जाएगा। तो ये 5 ओम। अब इन दोनों के साथ ये 10 ओम आपस में कनेक्टेड है। ये हमारा बिंदु B है, ये हमारा बिंदु A है। अब ये 5 ओम आपस में श्रेणी क्रम में है, तो ये 5 5 10 हो जाएगा। तो ये लो ऊपर वाला ये 10 ओम और नीचे जो आया हमारा 10 ओम। ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है। 10 भी आपस में क्या है, समानांतर में है, तो 5 ओम हमारा समतुल्य हो जाएगा। तो ये दोनों समानांतर में था तो 10 5 हो गया। फिर इस 5 के साथ ये 5 श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, तो 5 5 10 हो गया। फिर जो 10 मिला उसके साथ ये 10 समानांतर क्रम में है, तो फिर 10 5 हो गया। तो 5 ओम हमारा राइट आंसर। दिए गए चित्र में बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच बताना है। तो क्या करेंगे, हम इसे बैटरी से ऐसे कनेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये 2 और 2 जो है आपस में सीरीज में है। ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो 2 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा अगर श्रेणी क्रम में है। अब जो 4 आया, एक तो ये 4 है 4 ओम, जो 4 आया
वो इसके साथ क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम में। ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। 4 4 अगर समानांतर में है तो इसका समतुल्य 2 आएगा, 2 ओम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट होता सी और आपसे पूछता बी और सी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध बताएं, तो इसे भी क्या करते हैं हम, बैटरी से ऐसे कनेक्ट करते हैं। आप नहीं भी करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि बैटरी से कनेक्ट करना अनिवार्य है, सवाल बनने चाहिए आपसे। तब क्या होता है, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में होते हैं, जो इसका समतुल्य आता उसके साथ ये 2 ओम समानांतर क्रम में हो जाता। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक जो है अभिकथन है यानी कि असर्सन है, और दूसरा कारण है यानी कि रीजन है। असर्सन क्या है, सामान्यतः सल्फाइड अयस्क को अपचयन से पहले इसके ऑक्साइड में बदला जाता है। रीजन ये है इसका, जो ऐसा किया जाता है इसका रीजन ये है, यहाँ पर दिया गया है। अब ये सही है या नहीं है हम लोग देखेंगे। ऑक्साइड का अपचयन करना आसान होता है। असर्सन में कहा कि सल्फाइड अयस्क को अपचयन से पहले ही ऑक्साइड में बदल दिया जाता है, और रीजन दिया गया इसका कि ऑक्साइड का अपचयन करना आसान होता है। तो इनमें से कौन सही विकल्प है। इस तरह के सवाल देखो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जब मैं पहले करवाता था तो आप में से कुछ कमेंट्स करते थे कि सर पैटर्न पर आइए, पैटर्न पर आइए। इस तरह के सवाल मत करवाइए, भटकिए मत, पैटर्न पर आइए। अब आपका दिमाग ठंडा हो गया होगा सवालों को देख करके ग्रुप डी में। तो जो मैंने ये वाला वीडियो डाला हुआ है केमिकल रिएक्शन के ऊपर, उसमें हम लोगों ने ये सब देखा हुआ था कि ये सारे जो धातु होते हैं ये नेचर में ऑक्साइड के फॉर्म में भी होते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में भी होते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में भी होते हैं। अगर ऑक्साइड के फॉर्म में हमें मिल जाए तो सीधा हम उसका अपचयन करवा देते हैं और हमें धातु मिल जाती है, रिडक्शन यानी कि अपचयन। लेकिन अगर सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलता है या फिर कार्बोनेट ओर के फॉर्म में मिलता है तो हम सीधा इसका रिडक्शन नहीं करवाते हैं, पहले हम इसका ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तब जाकर के हम रिडक्शन करवाते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सल्फाइड अयस्क को अपचयन से पहले ही हमने इसका रोस्टिंग करवा दिया और इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। रोस्टिंग यानी कि भर्जन। भर्जन में हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क को गर्म करते हैं ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में। कैल्सिनेशन से भी हम ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करते हैं लेकिन कार्बोनेट ओर को, और यहाँ पर हम ऑक्सीजन के अब्सेंस में गर्म करते हैं कार्बोनेट ओर को और ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तब जाकर के हम रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं और हमें धातु मिल जाती है। अब ऐसा क्यों करते हैं कि हम सल्फाइड अयस्क से सीधा मेटल प्राप्त नहीं करते हैं, पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इसके पीछे कारण भी मैंने आपसे कहा था कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, सीधा सल्फाइड और कार्बोनेट ओर से मेटल प्राप्त करना। ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करना आसान होता है रिडक्शन करवा करके, इसीलिए पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो असर्सन जो है सही है और इसका जो रीजन दिया हुआ है ये भी सही है, ऑक्साइड का अपचयन करना आसान होता है। तो ए और आर दोनों सत्य है एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में अंकुरित चना के बीज को दिखाया गया है, चित्र को देखते हुए सही विकल्प चुनें। ये एक जर्मिनेटिंग ग्राम सीड है, जर्मिनेटिंग ग्राम सीड है। तो इस चित्र को देखिए, यहाँ पर लेवलिंग की हुई है और इसके हिसाब से जो है हमें यहाँ पर सही आंसर चूज करना है। ए के बारे में कहा है कि सीड कोट है। देखो सीड कोट तो यहाँ पर है ही नहीं, एक तो ये आंसर नहीं होगा। ये जो है हमारा ये बीज पत्र है, ठीक है, कॉटिलीडन है। ये क्या है, कॉटिलीडन है। ये जो डी है ना ये भी कॉटिलीडन है। जो द्विबीज पत्री पादप होते हैं उनमें 2 बीज पत्र होते हैं, 2 कॉटिलीडन होते हैं। तो यहाँ पर 2 बीज पत्र है, एक ये है और एक ये है। इनका काम होता है फूड को स्टोर करना। तो ए जो है ये भी कॉटिलीडन है, जो डी है ये भी कॉटिलीडन है। ए में दिया हुआ है कि ये सीड कोट है तो आंसर नहीं होगा। डी में दिया हुआ है कि ये कॉटिलीडन है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी हमारा राइट आंसर। आगे देखते हैं, जो बी है ये है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल यानी कि प्रांकुर। ये प्रांकुर है, जैसे कि ये प्लांट है और ये जो है ये जड़ें हैं। ये जो पार्ट होता है हमारा ज़मीन से ऊपर वाला जिसे हम लोग शूट बोलते हैं, ये प्लूम्यूल से ही विकसित होता है। और जो जड़ें होती हैं वो विकसित होती है किससे, रेडिकल से। तो ये जो सी है ये रेडिकल है, इससे रूट बनती है। ये जो रेडिकल है ये भविष्य की ये जड़ है और ये जो प्रांकुर है ये भविष्य का बोल सकते हो कि तना है। तो बी के बारे में कहा है कि मूलांकुर है जबकि बी जो है प्रांकुर है। सी के बारे में कहा है कि प्रांकुर है जबकि सी जो है मूलांकुर है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। ए बी सी ये सारे गलत हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में चिपक जाएगा ये किसी न किसी शिफ्ट में। यदि एक गोलीय दर्पण द्वारा -3 आवर्धन उत्पन्न किया जाता है तो निम्न में से दर्पण या फिर प्रतिबिंब के संदर्भ में गलत कथन चुनें। एक गोलीय दर्पण है जिसका जो मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है वो -3 दिया हुआ है कि ये गोलीय दर्पण जो है -3 मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करता है, -3 आवर्धन जो है उत्पन्न करता है।
अगर यहाँ पर m =-3 है तो यहाँ पर आप क्या बता सकते हो इसको देखते हुए? अगर जो m का मान होता है, जो मैग्नीफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड हमें मिलता है उसका मान अगर 1 से बड़ा होता है, जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो बड़े साइज का होता है, जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो बड़े साइज का होता है, यानी कि मैग्नीफाइड होता है। उसके बाद अगर m जो है ये ऋणात्मक है, मतलब जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है, इन्वर्टेड होता है, और जो इन्वर्टेड होता है इमेज वो रियल होता है। तो उल्टा प्रतिबिंब सही है, उल्टा प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ये सही है, रियल इमेज होता है। आवर्धित प्रतिबिंब ये भी सही है। उत्तल दर्पण जो है यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब बड़ा साइज का नहीं बनता है वस्तु से, प्रतिबिंब जो है हमेशा छोटे साइज का बनता है, या तो बहुत ही छोटा बनेगा, अगर वस्तु को रख दो उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर तो बहुत ही छोटा बनेगा। अनंत और ध्रुव के बीच में उत्तल दर्पण में कहीं पर भी डालो वस्तु को तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, छोटा भी बनता है और साथ में वर्चुअल यानी कि आभासी, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, इरेक्ट होता है। तो ये जो दर्पण है हमारे पास ये अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब भी बनता है और समान साइज का भी बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और वो भी सीधा बनता है। दिए गए आधुनिक आवर्त सारणी के भाग को देखते हुए ए और एफ से बनने वाले यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा? ये ग्रुप को दिखलाया गया है और ये पीरियड को दिखलाया गया है। जो हमारा पीरियड है यहाँ पर आवर्त है वो है 2 और 3। तो हमसे सवाल में ये कहा गया है कि ए और एफ से बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा। देखो इस समूह संख्या 2 है, ये समूह संख्या 2 है और ये समूह संख्या 17 है। तो ये हमारा क्षारीय मृदा धातु और ये है हैलोजन। तो आप जानते हो समूह संख्या 2 के जो धातु होते हैं डाइवैलेंट कैटायन होते हैं, डाइवैलेंट कैटायन होते हैं, यानी कि इनके ऊपर +2 चार्ज होता है या फिर इनकी संयोजकता 2 होती है, ये भी बोल सकते हो। जो हैलोजन तत्व होते हैं समूह संख्या 17 के, ये मोनोवैलेंट एनायन होते हैं। मोनोवैलेंट एनायन यानी कि इनके ऊपर जो है एक नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर बोल दो जो इनकी संयोजकता है वो 1 होती है। तो अगर हम इसका सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पर A लिखेंगे, यहाँ पर F लिखेंगे, यहाँ पर नीचे 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे तो AF2 हमारा सूत्र निकल करके आएगा, AF2। तो ये सूत्र कैसे लिखते हैं इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो करवाया हुआ है, जा करके आप देखो। जो पहला प्लेलिस्ट होगा उसी में आपको वो वीडियो मिल जाएगा कि किसी भी यौगिक का सूत्र कैसे लिखें। मानव पाचन तंत्र को ध्यान से देखें और सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पर लेबलिंग की हुई है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको देखते हुए सही विकल्प चूज करें। जो पहले नंबर में लेबलिंग की हुई है यहाँ पर, इसके बारे में कहा गया है कि इसकी लंबाई जीवों द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है, तो ये गलत हो जाएगा। जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो डिपेंड करती है कि जो जीव है वो क्या खाते हैं। जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनमें छोटी आंत की लंबाई जो है वो अधिक होती है मांसाहारी जानवर की तुलना में, क्योंकि शाकाहारी जानवर को सेलुलोज पचाने होते हैं, इसीलिए उनकी जो आंत की लंबाई होती है वो अधिक होती है। तो ये कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। 2 के बारे में कहा गया है, जो यहाँ पर 2 के बारे में लेबलिंग की हुई है, स्टार्च के पाचन की शुरुआती अवस्था है। तो ये जो 2 है ये लीवर है, ये लीवर है, और लीवर बाइल जूस बनाने का काम करता है, ना कि किसी पाचन का काम करता है। तो यहाँ पर ये भी गलत है। 3 के बारे में कहा गया कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। तो ये जो हमारा पार्ट है ये आमाशय यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये ड्यूडेनम है, छोटी आंत का ही यह हिस्सा है जिसे हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 हिस्से होते हैं ना छोटी आंत के, तो ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है। तो ड्यूडेनम वाला पार्ट में आप जानते ही हो, यहाँ पर बाइल जूस, पैनक्रियाज के जो स्राव आते हैं वो सब आकर के यहाँ पर मिलते हैं, और यहाँ पर प्रोटीन का भी पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है और वसा का भी पाचन होता है इस 3 नंबर वाले में। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये जो हमारा मैचिंग है ये सही है, ठीक है, ये मैचिंग जो है हमारा यहाँ पर सही है। 4 के बारे में कहा है कि लाइपेज के पाचन की क्षमता को बढ़ाता है। देखो ये जो लीवर है, लीवर जो है ये बाइल जूस बनाता है जो कि लाइपेज के पाचन की क्षमता को बढ़ाता है। तो 2 नंबर वाले के लिए ये अगर ये लाइन होता तो सही हो जाता, लेकिन 4 नंबर वाले के लिए है, जो 4 है हमारा यहाँ पर ये छोटी आंत ही है, लास्ट वाला पार्ट इलियम। तो ये भी कहना हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। दिए गए आधुनिक आवर्त सारणी के भाग को देखते हुए निम्न में से सही विकल्प चुनें। सी की परमाणु संख्या 10 है। सी कहाँ है? सी यहाँ है। सी जो हमारा तत्व है वो समूह संख्या 18 का तत्व है और साथ में आवर्त 3 का तत्व है।
तो समूह संख्या 18 में जो पहला तत्व है वो है हीलियम, उसके बाद है नियॉन और उसके बाद है आर्गन। ये आवर्त 1 का तत्व है, ये आवर्त 2 का तत्व है, ये आवर्त 3 का तत्व है आर्गन। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 2, नियॉन का है 10 और आर्गन का है 18। तो सी की परमाणु संख्या 10 है, ये कहना गलत हो जाएगा। डी एक उपधातु तत्व है। डी समूह संख्या 14 कार्बन फैमिली, पहला तत्व कार्बन और दूसरा तत्व सिलिकॉन। तो डी एक उपधातु तत्व है, तो सिलिकॉन जो मेटलॉइड है ये सही है, तो बी सही है। सी एक हैलोजन तत्व है। सी एक हैलोजन तत्व है, सी है कहाँ, ये है, तो हैलोजन नहीं है। सी जो है ये इनर्ट एलिमेंट है, अक्रिय तत्व है। ए एक क्षारीय धातु है। ए एक क्षारीय धातु है, ये समूह संख्या 2 है, ये समूह संख्या 1 है। समूह संख्या 1 के धातु को हम लोग क्षारीय धातु बोलते हैं, समूह संख्या 2 के धातु को हम लोग क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। तो ए जो है ये क्षारीय धातु नहीं है, क्षारीय मृदा धातु है, तो ये भी कहना गलत हो जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, आंसर हमारा बी। जयपाल मीना जो कि स्टडी ट्यूब एजुकेशन यूट्यूब चैनल का एक रेगुलर छात्र है, एक परखनली में यानी कि टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट का विलयन लेता है और उसमें बेरियम क्लोराइड विलयन को डाल देता है। वह देखता है कि एक अघुलनशील पदार्थ बना है, यानी कि इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना है। बनने वाला अघुलनशील पदार्थ का रंग और आणविक सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ये वाला लाइन नहीं आएगा। जयपाल मीना आप ही में से कोई एक स्टूडेंट है, जयपाल मीना, उनका नाम मुझे याद हो गया है क्योंकि इनके नाम में देखो जयपाल भी है और मीना भी है। आई थिंक मीना सर नेम है, पता नहीं। तो जयपाल जनरली लड़कों का नाम होता है, मीना जनरली लड़कियों का नाम होता है। तो काफ़ी बढ़िया नाम है इनका, जयपाल मीना। जयपाल जी देखो आपका नाम मुझे याद था, इसीलिए मैंने सवाल बना दिया। आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा। तो ये जो जयपाल मीना जी है ये क्या करते हैं कि एक परखनली में सोडियम सल्फेट लेते हैं और उसमें बेरियम क्लोराइड डाल देते हैं। सोडियम सल्फेट का उन्होंने विलयन लिया, उसमें बेरियम क्लोराइड का विलयन डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि एक अघुलनशील पदार्थ बना है। इसी के बारे में बताना है कि ये जो अघुलनशील पदार्थ है उसका फार्मूला क्या है और वो किस कलर का है। तो ये सवाल देख करके आपको कुछ समझ में आया? यहाँ हम लोगों ने किया हुआ था, मैंने VVI मार्क किया हुआ है। ये पक्का है कि आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा ही, 100% नहीं 200%। तो ये बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, ये सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है, जलीय विलयन है, आपस में रिएक्शन होता है। तो बेरियम सल्फेट का यहाँ पर वाइट PPT मिलता है, श्वेत रंग का अवक्षेप मिलता है। अवक्षेप ये वो पदार्थ है जो जल में घुलते नहीं है, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलेगा हमें। तो ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, और ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो श्वेत के साथ फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ये, भूरा है, पीला है, श्वेत है, गुलाबी है। देखो ये जो है ना ये यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, सिंपली BaSO4 ही होगा। तो यहाँ पर सही कर देना, ये नहीं होगा। आप आसानी से निकाल भी सकते हो। जो बेरियम है हमारा समूह संख्या 2 का तत्व है, समूह संख्या 2 का तत्व यानी कि ये डाइवेलेंट कैटायन है, और सल्फेट आयन के ऊपर आप जानते हो -2 चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, और ये डाइवेलेंट कैटायन होता है, समूह संख्या 2 की यह धातु है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो Ba हो जाएगा, SO4 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 डालेंगे, यहाँ पर 2 नीचे क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमारा सिंपल सा ये सूत्र निकल करके आएगा। तो यहाँ पर BaSO4 का होल ट्वाइस नहीं होगा, आंसर हमारा C हो जाएगा। यहाँ पर करेक्शन है, इसको हटाना है, यहाँ पर केवल BaSO4। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पेशी कोशिका में, मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी के दौरान निम्न में से क्या होता है? तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है वो कोशिका में जब पहुंचती है, तो सबसे पहले कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में वो ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, और यहाँ पर कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, यानी कि ग्लूकोज का टूटना। ये होता है साइटोप्लाज्म में, और इसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये एक अवायवीय प्रक्रिया है, एनारोबिक प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के भरपूर मात्रा में ये जो पायरुवेट है ये टूट जाता है इन सब में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऊर्जा यहाँ पर ATP के फॉर्म में रिलीज होती है। ये जो जेड है ये यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है पायरुवेट से एथेनॉल का बनना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ईस्ट में हो जाएगा ऑक्सीजन के अब्सेंस में। और यहाँ पर जो वाई दिखलाया गया है पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का बनना, ये ऑक्सीजन के कमी में,
ऑक्सीजन की कमी में हमारे पेशी कोशिका में मसल सेल्स के अंदर ये प्रोसेस जो है होता है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण जो हमारी पेशियां हैं वो थक जाती है। केवल जो है यहाँ पर वाई हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक्स होगा माइटोकॉन्ड्रिया में और केवल जेड होगा ईस्ट में। तो ये सवाल जो है ये यहाँ से पूछा गया है। ये एनसीईआरटी का कटआउट है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। अब इस प्रश्न में कहा गया है कि ये जो W है, X है, Y है, Z है, इसके स्थान पर हम कौन सा मान लें कि ये जो इक्वेशन यहाँ पर दी गई है ये संतुलित हो जाए। जो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हम लोग कंकाल रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बारी बारी से वैल्यू डाल करके चेक करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि सीधा संतुलित कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान है। आप चाहो तो वैल्यू डाल डाल करके चेक भी कर सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगेगा, सबको चेक करना होगा। तो यहाँ पर देखो ये टीन है SN, यहाँ भी SN है, दोनों तरफ संख्या में एक ही है। तो टीन जो है हमारा बैलेंस है। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। पहले हम लोग मेटल को, धातु का बैलेंस कर लेते हैं, तब ऑक्सीजन को, तब हाइड्रोजन को। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है एक ही है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर दो लगा देते हैं। तो अब हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब देखो बैलेंस हो चुका है। जो SN है संख्या में 1 है दोनों तरफ, ऑक्सीजन यहाँ पर संख्या में 2 है, यहाँ पर भी संख्या में 2 है, ये 2 × में H2O है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो जो हमारा यहाँ पर SN है इसके बगल में 1 है, हाइड्रोजन के बगल में 2 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर 2 है। तो W हमारा यहाँ पर 1 है, ये जो X है हमारे पास ये 2 है, और ये जो Z है, सॉरी ये जो Y है यहाँ पर 1 है, और ये जो Z है यहाँ पर 2 है। तो W1 X2, W1 X2, Y1 Z2, C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब एक ये जो चित्र दिया गया है इसमें X और Y जो है, जो वाइट लाइट स्पेक्ट्रम होता है, श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम होता है, उनके ये दोनों अंतिम रंग हैं। तो Y का जो रंग है ये प्रदर्शित करता है इनमें से क्या। जो वाइट लाइट स्पेक्ट्रम है वो विविग्योर्ड है, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अंतिम रंग क्या है, ये वायलेट है और ये रेड है। अब हमें नहीं मालूम है कि ये जो X है ये वायलेट है या फिर रेड है, ना ही हमें इसके बारे में पता है कि ये वायलेट है या रेड है। मतलब XY कुछ भी हो सकता है यहाँ वायलेट, और ये जो लाल है ये XY में से कोई भी हो सकता है। तो आप इस वाले पिक्चर को देखो, ये वाइट लाइट है जिसे प्रिज्म से गुजारा गया। आप जानते हो प्रिज्म से गुजारने के बाद जो है जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में टूट जाता है। तो आपने ये वाला इमेज देखा होगा, यहाँ पर प्रिज्म को उल्टा कर दिया है, यहाँ पर प्रिज्म को उल्टा कर दिया है। जब हम वाइट लाइट को भेजते हैं, अगर मान लो कोई अपवर्तन यहाँ पर नहीं होता तो श्वेत प्रकाश जो है सीधा ऐसे निकल जाता, लेकिन क्योंकि अपवर्तन होता है तो देखो यहाँ पर जो अलग अलग रंग के प्रकाश हैं वो अलग अलग रंग पर बेंड कर गए हैं, मुड़ गए हैं। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग जो है वायलेट लाइट के साथ है, और सबसे कम बेंडिंग जो है यानी कि डेविएशन ये रेड लाइट के साथ है। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये जो वाइट लाइट है, अगर यहाँ पर कोई अपवर्तन नहीं होता तो ये जो श्वेत प्रकाश है ये सीधा ऐसे निकल जाता। क्योंकि अपवर्तन हुआ है तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग जो है यहाँ पर X के साथ है, डेविएशन X के साथ है, और सबसे कम डेविएशन यहाँ पर Y के साथ है। और साथ में ये भी कहा गया है कि X और Y जो है अंतिम रंग है, यानी कि एक बैंगनी है और एक लाल है। तो बैंगनी वाले के साथ सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है, तो X जो है हमारा ये वायलेट है, और लाल वाले के साथ सबसे कम डेविएशन होता है, तो ये हमारा रेड है। तो हमें Y का रंग प्रदर्शित करता है ये बताना है, मतलब जो Y है वो रेड है। अब आ जाओ यहाँ पर, दिन के समय पृथ्वी से दिखने पर आकाश का रंग। तो दिन के समय पृथ्वी से हम आकाश को देखते हैं तो हमें ब्लू दिखता है, तो ब्लू तो नहीं होगा आंसर। चांद से देखने पर आकाश का रंग, चांद से हम अगर आकाश को देखें तो आकाश हमें काला दिखेगा, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर कोई प्रकीर्णन नहीं होता है। हमें पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चांद से देखेंगे तो आकाश काला दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल नहीं है। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। खतरे के संकेत के लिए उपयोग किया जाने वाला रंग है, तो आप जानते हो रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
दिन के समय सूर्य का रंग, दिन के समय सूर्य का रंग वाइट बोल सकते हो आप, तो ये भी नहीं है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहली बार ये कहा कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, या फिर श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर हमें 7 रंग प्राप्त होते हैं? न्यूटन ने कहा था। दिए गए रासायनिक समीकरण में x किसे निरूपित करता है, यानी x का मान हमें बताना है, क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 5 होगा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे रासायनिक समीकरण को। रासायनिक समीकरण को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम है, उसके बाद हमारे पास सल्फर है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद हाइड्रोजन है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 पहले से, यहाँ पर 2 हमें पहले से दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें 3 पहले से दिया हुआ है। तो 2 एल्यूमिनियम है यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम के एटम है, तो ये बैलेंस्ड है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, आप इस पूरे को देखो, यहाँ पर SO4 का होल थ्राइस है, यानी SO4 के 3 अणु हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। जब हमने यहाँ पर 3 लिखा, मतलब 3 × H2SO4, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 SO4 है और 3 H2 है, यानी कि टोटल जो है यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 6 है संख्या में, और यहाँ पर भी देखो टोटल 6 है हाइड्रोजन की संख्या। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर बैलेंस्ड है, और जो हमारा SO4 है ये भी आपस में बैलेंस हो चुका है दोनों तरफ। यहाँ भी SO4 के 3 अणु हैं, यहाँ भी SO4 के 3 अणु हैं। आप चाहो तो परमाणु काउंट कर लो, सल्फर के यहाँ पर 3 परमाणु, यहाँ भी सल्फर के 3 परमाणु, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 × 4 12 परमाणु हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 12 परमाणु हैं। तो आई थिंक अब ये अच्छे से बैलेंस्ड हो चुका है, सब बैलेंस हो चुका है, एल्यूमिनियम भी, सल्फर भी, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी। तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर 3 होगा, बी हमारा राइट आंसर। फिर से यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक है असर्शन और एक है रीजन। देखते हैं असर्शन क्या कहता है। एल्कोहल के समजातीय श्रेणी में दूसरे सदस्य का सूत्र C2H5OH है और तीसरे सदस्य का सूत्र C3H7OH है। उसके बाद रीजन है, समजातीय श्रेणी के 2 लगातार सदस्यों के आणविक द्रव्यमान के बीच 144 का अंतर होता है। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। देखिए, जो एल्कोहल होता है ना, उसका ये जनरल फार्मूला होता है, ये सामान्य सूत्र होता है एल्कोहल का। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक एल्केन है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। इसी में हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे और OH लगाएंगे तो एल्कोहल हो जाएगा। तो जनरल फार्मूला में क्या अंतर आएगा, हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो +2 से ये +1 हो गया, और इसी में हमने क्या करा, OH लगा दिया। तो अगर आप भूल भी जाते हो ना, तो आप ऐसे निकाल सकते हो जनरल फार्मूला। तो हमारे पास जनरल फार्मूला जो है एल्कोहल के लिए वो ये निकल करके आता है। अब देखो, पहला सदस्य के लिए हम N के स्थान पर 1 डालेंगे, एक कार्बन वाला, तो यहाँ पर CH3, उसके बाद OH। ये है हमारा पहला सदस्य एल्कोहल फैमिली का, जिसे हम लोग मेथनॉल बोलते हैं। दूसरा सदस्य एथनॉल होता है। आप यहाँ पर फार्मूला निकाल भी सकते हो अगर आप भूल चुके हो तो। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 और ये OH। तीसरा सदस्य हो जाएगा हमारा यहाँ पर C3 और ये H7OH। तो दूसरा सदस्य ये है, तीसरा सदस्य ये है, तो असर्शन सही है। अब समजातीय श्रेणी के 2 लगातार सदस्यों के बीच जो अंतर होता है वो CH2 का होता है, CH2 का, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 14 होता है, ना कि 144 होता है। तो जो रीजन है ना ये गलत है, लेकिन जो असर्शन है वो सत्य है। सी हमारा राइट आंसर। निम्न में कौन जाइलम का अवयव वाहिका को दर्शाता है? जाइलम के 4 अवयव होते हैं, ट्रैकीड होता है, वेसल होती है यानी कि वाहिका, उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेशे। तो आपको ये बताना है ये जो A, B, C है ये तीनों ही जाइलम के अवयव हैं। एक है ट्रैकीड, एक है जाइलम पैरेन्काइमा और एक है जाइलम वेसल। आपको बताना है कौन है इनमें वाहिका। ये NCERT का कटआउट है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये ट्रैकीड है। जितने भी ये सामान्य पादप होते हैं ना, जितने भी वैस्कुलर प्लांट होते हैं, टेरिडोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, सारे में आपको ये ट्रैकीड्स मिलते हैं, सारे में ये ट्रैकीड्स मिलते हैं। तो ये ट्रैकीड है, ये वाहिका है और ये जाइलम पैरेन्काइमा है।
तो ये ध्यान में रखिएगा। और एक और होता है जाइलम फाइबर्स। ये 4 अवयव होते हैं। इन दोनों का मेनली काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, और जाइलम में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में, जड़ से लेकर के पत्तियों तक। जो जाइलम पैरेन्काइमा है इसका काम स्टोरेज का होता है, स्टोर करना, और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करवाता है। और जाइलम फाइबर का तो मेनली काम ही होता है मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करवाना। अब ये है फ्लोएम, और फ्लोएम के अंदर भी देखो लेवलिंग याद रखो। फ्लोएम के भी है जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। चालिनी नलिका यानी कि सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, और एक और होता है फ्लोएम फाइबर्स। तो यहाँ भी फाइबर का काम है प्रोटेक्शन, पैरेन्काइमा का काम है यानी कि सपोर्ट करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। पैरेन्काइमा का काम स्टोरेज का है और ये भी यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। बाकी जो चालिनी नलिका है, साथी कोशिका है, इन दोनों का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी दोनों दिशा में, लेकिन पानी का ट्रांसपोर्टेशन एक ही दिशा में होता है। तो यहाँ पर पिक्चर को ध्यान से देखिए और लेवलिंग भी आप ध्यान में रखें। लेवलिंग दे करके पूछा जा सकता है। वाहिका को दर्शाता है तो बी हमारा यहाँ पर आंसर। दिया गया ग्राफ एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है। जैसे ही क्षार में अधिकता में अम्ल मिलाया जाता है विलयन का पीएच बदल जाता है। कौन सा अक्षर ग्राफ के उस क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जहां अम्ल और लवण दोनों उपस्थित है? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया को ग्राफ दर्शाता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि अम्ल और क्षार जो है आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। यही है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये एसिड जो है ये एक्सेस में लिया गया है। पहले क्या था, केवल बेस था। जब पहले बेस था केवल तो पीएच जो है 7 से ज़्यादा रहा होगा। अब इसमें अम्ल डाला गया, वो भी एक्सेस में। तो जैसे ही अम्ल डाला सारा जो क्षार है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है, यानी वो खत्म हो चुका है। वो क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट बना चुका है। लेकिन क्योंकि जो एसिड है वो अधिकता में है, एक्सेस में है, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पर सॉल्ट भी होगा, साथ में एसिड भी होगा। तो पीएच क्या होगा? डेफिनेटली 7 से कम हो जाएगा। जो पीएच है हमारा वो 7 से कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अम्ल भी है। तो अम्ल और लवण दोनों उपस्थित है जहाँ पीएच जो है 7 से कम है। तो ये हमारा पीएच 7 को दिखाता है। बाकी बी और ए जो है दोनों पीएच जो है 7 से अधिक को दिखाता है। जो केवल डी है वही पीएच जो है 7 से कम को दिखाता है। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। मानव हृदय के चित्र को ध्यान से देखिए और सही विकल्प का चुनाव करें। W जो है महाधमनी है, यानी कि एओर्टा है। X जो है फुफ्फुसीय धमनी है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी है। जो Y है वो बायां निलय है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल है। और जो Z है वो फुफ्फुसीय शिरा है, यानी कि पल्मोनरी वेन है। ये जो है हमारा ये चैम्बर जो है ये है राइट ऑरिकल, यानी कि दायां आलिंद। और यह है राइट वेंट्रिकल, यानी कि दायां निलय। यह है लेफ्ट ऑरिकल, यानी कि बायां आलिंद। यह है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां निलय। तो Y जो है ये बायां निलय है, ये सही है। C हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी देखते हैं। हमारे शरीर के निचले वाले हिस्से से अशुद्ध रक्त जो है वो लेकर के आती है वेना कावा। तो ये है वेना कावा, यानी कि महाशिरा। वेना कावा यानी कि महाशिरा, इसे हम इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं, यानी कि शरीर के निचले वाले हिस्से से अशुद्ध रक्त को लेकर के आने वाली महाशिरा। और ये जो है ये भी है वेना कावा, लेकिन ये सुपीरियर है, यानी कि हमारे बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से अशुद्ध रक्त लेकर के आती है। तो ये वेना कावा। अब वेना कावा से जो अशुद्ध रक्त है वो सबसे पहले पहुंचता है इस राइट ऑरिकल में। इस राइट ऑरिकल में, यानी कि दायां आलिंद में। दायां आलिंद से जो ब्लड है ये जाएगा दायां निलय में, यानी कि राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ना ये पहुंचेगा लंग्स में। लंग्स जो है हमारे पास 2 है, तो एक मान लो इधर है और एक मान लो इधर है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ब्लड जो है जो अशुद्ध रक्त है, इम्प्योर ब्लड है, ये एक इस वाले लंग में जाएगा, कुछ जो है इस वाले लंग में जाएगा और कुछ जो है ब्लड इस वाले लंग में जाएगा। तो ये जो हमारे पास ब्लड वेसल है इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। हार्ट से ब्लड जो लेकर के जाए उसे हम आर्टरी बोलते हैं।
तो ये भी आर्टरी है, और क्योंकि लंग्स में ब्लड लेकर के जा रही है तो ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसीय धमनी। तो जो W है ना, ये फुफ्फुसीय धमनी है। हमें बोला है कि ये महाधमनी है। खैर इस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम यहाँ पर और देख लेते हैं। लंग्स में पहुँचने के बाद जो हमारा ब्लड होगा, लंग्स में पहुँचने के बाद जो हमारा ब्लड होता है वो प्योर हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, जो प्योर ब्लड होगा वो इस रास्ते से इधर वाले लंग से, और इस रास्ते से इधर वाले लंग से वापस से हमारे इस लेफ्ट ऑरिकल में यानी कि बायां निलय में आएगा। तो जो हमारे हार्ट में ब्लड को ले करके आए उसे हम वेन बोलते हैं, शीरा बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर फेफड़ों से, लंग्स से ब्लड ला रही है ये वेन, तो इसे हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं, यानी कि फुफ्फुसीय शीरा बोलते हैं। लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद जो ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में यानी कि बायां निलय में आएगा, और उसके बाद ये जो ब्लड है ये पंप कर दिया जाएगा एओर्टा में। फिर ये एओर्टा जो है आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। ये जो एओर्टा है ये आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। तो जो एक्स है ना, ये महाधमनी है। यहाँ W के बारे में कहा गया है तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद एक्स के बारे में कहा कि फुफ्फुसीय धमनी है, ये गलत हो जाएगा। जेड के बारे में कहा कि फुफ्फुसीय शीरा है। जेड है कहाँ, शायद मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ, ये जेड है, शायद क्या मिस्टेक ही है, ये जेड है। तो जो जेड है ये शीरा है ना कि फुफ्फुसीय शीरा है। फुफ्फुसीय शीरा ये है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे ब्लड का फ्लो होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये सारे लेवलिंग है। तो हमारे हार्ट को जो प्रोटेक्ट करने वाली जो कवरिंग है उसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, और ये एनसीईआरटी का कटआउट है। तो ये जो है आपको दिया जा सकता है आपके एग्जाम में, और सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ देख सकते हो, यह है सुपीरियर वेना कावा, ये है दायां आलिंद, ये राइट और ऑरिकल या फिर एट्रियम भी बोलते हैं। यह है दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल। ये है बायां आलिंद यानी कि लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट ऑरिकल। ये है बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। तो शरीर के ऊपर वाले भाग से अशुद्ध रक्त जो है यहाँ से आएगी, और शरीर के निचले वाले हिस्से से यहाँ से, यानी ये जो है ये इन्फीरियर वेना कावा है। यहाँ से ब्लड पहुँचेगा पहले इस दायां आलिंद में, फिर ब्लड जाएगा दायां निलय में। यहाँ से जो ब्लड है ये पहुँचेगा फेफड़ों में, लेकर के कौन जाती है, फुफ्फुसीय धमनियाँ। फुफ्फुसीय धमनियाँ यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद ब्लड जो है पहुँचेगा किसमें, बायां आलिंद में, और ये लेकर के आती है फुफ्फुसीय शीरा यानी कि पल्मोनरी वेन। उसके बाद ब्लड पहुँचेगा इस बायां निलय में, और बायां निलय के बाद जो ब्लड है ये पहुँचेगा महाधमनी में यानी कि एओर्टा में। याद रखिएगा, इस वाले में जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी में ये इम्प्योर है, और पल्मोनरी वेन में फुफ्फुसीय शीरा में जो ब्लड है ये प्योर है। प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड है, और यहाँ जो है ये डीऑक्सीजनेटेड है। एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निम्न में से सही विकल्प चुनें। उत्तल दर्पण, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो हमेशा छोटे साइज का बनता है, वर्चुअल बनता है। वर्चुअल जो प्रतिबिंब होता है यानी कि जो ये आभासी प्रतिबिंब होता है ये सीधा होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। और दर्पण के केस में जो है ना, ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। ये भी आप ध्यान रखें, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बनता है। तो देखो लिखा है प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, गलत हो जाएगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, गलत हो जाएगा। प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के सामने होगा, ये भी गलत हो जाएगा। दर्पण के सामने अगर हुआ तो वो वास्तविक हो जाएगा। लेंस के केस में वो आभासी हो जाएगा अगर लेंस के सामने प्रतिबिंब बना तो, लेकिन दर्पण के केस में अगर सामने बना तो वो वास्तविक हो जाएगा। तो ये अंदर आप ध्यान में रखें। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यानी कि जो वस्तु प्रतिबिंब दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो वस्तु की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, F = 15 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण के केस में हम फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं। वस्तु दूरी जो है आपको हमेशा जो है ऋणात्मक लेनी है। वस्तु दूरी हमेशा आपको ऋणात्मक लेनी है, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u = 1/f। हमें v चाहिए,
तो यहाँ पर ये 1-1/30 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/15। तो यहाँ से 1/v हो जाएगा 1/15 प्लस 1/30। इन दोनों का एलसीएम 30 आएगा। तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये 3/30 यानी कि 1/10। 1/v का मान 1/10 है, यानी कि v का मान जो है 10 है। और देखो ये प्लस में आया। क्यों प्लस में आया? दर्पण के पीछे जब भी प्रतिबिंब बनेगा प्लस में ही मिलेगा। साइन कन्वेंशन आप जानते हो ना, जैसे इसको छोड़ो, जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है? पोल है। तो पोल से अगर हम पॉजिटिव एक्स में जाए तो डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं। पोल से अगर हम निगेटिव एक्स में जाए, ये निगेटिव एक्स है, ये निगेटिव वाई है, तो हम जो डिस्टेंस है वो निगेटिव लेते हैं। और अगर हम पॉजिटिव वाई में जाएँ तो डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर हम नेगेटिव वाई में जाए तो डिस्टेंस हम निगेटिव लेते हैं। और सभी दूरी को हम लोग पोल से मेजर करते हैं। वस्तु की जो ऊंचाई है वो हमेशा हम धनात्मक लेते हैं, क्योंकि वस्तु जो है हमेशा हम पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में डालते हैं, तो वो हमेशा जो है धनात्मक होती है। तो ये जो है हमारा सही है। अगर आप आवर्धन यहाँ पर निकालो, वस्तु की ऊंचाई बट्टे में प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, या फिर -v/u, ये आवर्धन बराबर होता है। तो अगर हम आवर्धन यहाँ पर निकालें तो -v का मान जो है 10 हो जाएगा और u का मान जो है हमें दिया गया था कितना? -30। तो यहाँ पर देखो जो आवर्धन है वो 1/3 आया है, सॉरी फॉर राइटिंग, 1/3 आया है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि अगर आवर्धन का जो मान है वो 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब जो है छोटे आकार का बनेगा, वस्तु से छोटे आकार का बनेगा। और ये हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। साथ में हम लोगों ने ये भी चर्चा किया कि अगर m का मान जो पॉजिटिव है तो जो प्रतिबिंब है वो उल्टा नहीं सीधा होगा, ठीक है, प्रतिबिंब सीधा होगा, सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। तो बी हमारा राइट आंसर। दिए गए चित्र में ए का नाम बताएं। ये चित्र किसका है? आप सबको पता होगा, न्यूरॉन का। तो ये बीच में है न्यूक्लियस, केंद्रक। ये जो है ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है। न्यूक्लियस विद साइटोप्लाज्म, यानी इस पूरे पार्ट को हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी को ही हम लोग सोमा भी बोलते हैं। ये जो पूरी लंबाई है इसे हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। और ये सारे जो है इसे हम एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं या फिर एक्सॉन एंड बोलते हैं। ये जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये सारे जो है डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्राइट्स यानी कि द्रोमिका। तो जो ए है ये द्रोमिका है, सेल बॉडी नहीं है, एक्सॉन नहीं है। अब देखो माइलिन शीथ, ये आपको कुछ कोशिकाएं हैं एक्सॉन के साथ जो दिखाई गई है, इसे हम श्वान सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वान सेल। ये सारे क्या हैं? श्वान सेल्स हैं। ये श्वान सेल्स जो होते हैं ये क्या है कि अपने चारों ओर कुछ पदार्थ को सिक्रीट करते हैं, जिससे हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है माइलिन शीथ बोलते हैं। और यहाँ पर देखो, जहाँ पर माइलिन शीथ जो है अपसेंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर, यानी कि रेनवियर का नोड। तो यही सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों आ जाते हैं। ये डेंड्राइट है, इसी डेंड्राइट के थ्रू किसी सेंसेशन को, मैसेज को रिसीव किया जाता है न्यूरॉन के द्वारा। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के साथ जो है कुछ कोशिकाएं लगी होती है जिसे श्वान कोशिका बोलते हैं। ये श्वान कोशिका जो अपने चारों तरफ एक पदार्थ जो है वो सिक्रीट करती है, जिसे हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। और जहाँ पर माइलिन शीथ जो है अपसेंट है उसे हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, रेनवियर का नोड बोलते हैं। और ये एक्सॉन एंड है। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, यानी कि करंट कैरिंग रिंग, ठीक है, एक ऐसी रिंग जिससे करंट जो है फ्लो हो रहा है। तो आप जानते हो करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है यदि इनमें से क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखो एक रिंग दिखलाया गया है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है,
और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बनेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग दिखाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है हमें मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे कि सेंटर पर जो ये रिंग है, इसके सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। जैसे मान लो हम इस पर और लपेट दें, जैसे ये एक बार ऐसे लपेटा गया है, हम फिर से लपेटेंगे, फिर से लपेटेंगे, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बढ़ती चली जाएगी। और सेंटर पर ही, ये सारे सेंटर पर हैं, जो त्रिज्या होती है रिंग की उसके इन्वर्सली चुंबकीय क्षेत्र होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा अगर हम करंट का मान बढ़ा दें, अगर हम फेरों की संख्या बढ़ा दें, और घटेगा अगर हम त्रिज्या को बढ़ा दें। ये आपको समझ में आया। उसके बाद आप याद रखेंगे कि जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो लंबवत होती है। केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा जो हमें मिलती है वो स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, सीधी रेखा मिलती है जो कि ठीक परपेंडिकुलर है। बाकी आप कोई सी भी रेखा देखो तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो परिधि के पास वाली जो रेखा है वो रिंग बना रही है छोटी सी। परिधि से हम थोड़ा सा हम दूर जाएंगे तो ये रिंग बड़ी हो जा रही है, और दूर जाएंगे ये रिंग और बड़ी हो जा रही है। सेंटर पर आते आते ये जो रिंग है स्ट्रेट लाइन में, यानी ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल जो है, ये सर्कल जो है स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है एक तो, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र पर जो है हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वो सीधी मिलती है और ये लंबवत होती है, ठीक परपेंडिकुलर होती है इस रिंग के तल के, इस कुंडली के तल के। तो कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो मान घटता है क्या? नहीं, ये बढ़ेगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो भी जो है बढ़ेगा। कुंडली की त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है केंद्र पर ये घट जाएगा। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो, ये जो धारावाही वृत्ताकार कुंडली होती है ये डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। डिस्क मैग्नेट यानी कि ये एक मैग्नेट है जो कि डिस्क शेप में है। तो जो डिस्क मैग्नेट होता है ना, उसका एक साइड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और दूसरा साइड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो ये जो करंट कैरिंग रिंग है ये भी एक डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो इसका एक साइड जो है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और एक साइड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब कौन नॉर्थ होगा कौन साउथ होगा ये डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये नॉर्थ है ना, ये एन है, एन से नॉर्थ। यहाँ पर आप ऐसे बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में मत लेना। ये एन है, इसको आप ऐसे घुमा दो। देखिए, जिस साइड से आप देख रहे हो, जिस साइड से आप देख रहे हो उस साइड से अगर करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अगर हम इसको कंप्लीट कर दें तो ये ऐसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ACW एंटी क्लॉकवाइज। जिस साइड से आप रिंग को देख रहे हो उस साइड से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो साइड जो है नॉर्थ पोल होगा। जैसे इस केस में देखो, अगर आप ऊपर से देखोगे, यहाँ से आप देखोगे ऊपर से, तो जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये साइड हमारा नॉर्थ पोल कहलाएगा। इसी रिंग को अगर आप नीचे से देखो तो जो करंट फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी कि ऐसे। तो जिस साइड से आप देख रहे हो उस साइड से अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वो जो साइड होगा वो साउथ पोल कहलाएगा। तो ये सारी कुछ बातें भी हैं जो आप ध्यान में रखें। तो ये रहा वो 25 सवाल जो आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में छपने वाले हैं। तो याद रखिएगा सारे कॉन्सेप्ट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं देखता हूँ व्यूज आ जाते हैं बट लाइक्स नहीं आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। मुझे मोटिवेट करने के लिए कम से कम कर दिया करो। थैंक यू सो मच।